हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये इग्नू FAG 02 BCA की 7th वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 8 कवर करेंगे आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन 2। ओके, हमने पिछली वीडियो में आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन 1 के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम सेकंड पार्ट जो है उसका कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं कि इस यूनिट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। इन दिस यूनिट वी शैल हेल्प यू टू राइट आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन बाय डिस्कसिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ राइटिंग एन आर्गुमेंट। Second, considering some of the non-rational modes of writing in argument. And third, presenting a model composition to illustrate some of these features. तो ये जो यूनिट है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में। सेकंड पार्ट में हम ये सीखेंगे कि जो नॉन रेशनल मेथड्स है राइटिंग के वो कौन कौन से हैं। और थर्ड पार्ट में हम एक मॉडल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे जिसमें कि हम ये तीनों पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर चुके होंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें जानना है कि इंडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन में। ओके, डिस्क्राइब इंडक्टिव मेथड्स इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन। Logic is defined as the science of reasoning. When we talk of logical argument, we imply the ordering of the ideas in such a way that the determines the next as its proper outcome. Look at the passage below. अब क्या है कि जो हमने आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि हमें लॉजिकली अपने रीडर को इन्फ्लुएंस करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी है, राइट। लेकिन जो ये रीजनिंग होती है, लॉजिकली जो हम रीजनिंग दे रहे हैं उसका एक ऑर्डर होता है, राइट। कभी हम जो है पहले किसी भी जनरल टॉपिक के बारे में लिखेंगे फिर उसका एग्जाम्पल देंगे, राइट। या फिर हम किसी भी जनरल टॉपिक के बारे में लिखेंगे फिर उसका पर्टिकुलर पर्सन का एग्जाम्पल देंगे। तो ये दो मेथड्स है। जो इंडक्टिव राइटिंग में क्या होता है ये हम सीखेंगे। ओके, एग्जाम्पल 1, यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू हम इंडक्टिव मेथड को जो है समझ पाएंगे। ईच ऑफ दीज थिंग बोट फ्रॉम द Each of these things bought from the super bazaar is cheaper than what we get at other places. We can therefore say that most of the items at the super bazaar are cheaper than elsewhere. Okay, अब इसमें जो राइटर है वो ये लिख रहे हैं कि ये जो सभी चीज़ें हैं ये सुपर बाजार से खरीदी गई है जो कि सस्ती है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को दूसरे जगह से खरीदते हुए तो ये महंगी होती। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सुपर बाजार के आइटम्स हैं वो चीपर होते हैं हर जगह के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर शॉप को कंपेयर नहीं किया हमने सुपर बाजार के बेनिफिट्स बताए कि वहाँ पे चीपर चीज़ें मिलती है एज कम्पेयर टू एवरी शॉप। ओके, तो मीन्स एवरी शॉप में कोई भी पर्टिकुलर शॉप नहीं आई। तो इसमें क्या है, इन द अबव पैसेज specific examples have been used in support of a general statement। मतलब जो अब हमारी जनरल स्टेटमेंट है कि जो सुपर बाजार होते हैं वो चीपर है उसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल का यूज किया गया है। दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या है, इस रीजनिंग को हम बोलेंगे इंडक्टिव, वेयर द आर्ग्यूमेंट्स प्रोसीड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल। वी यूज नॉन फैक्ट्स टू प्रोड्यूस जनरल लॉज। यहाँ पे क्या है कि जो पर्टिकुलर सुपर बाजार से हम एक जनरलाइजेशन कर दिया कि ये सभी से सस्ता है। ओके, तो जब हम पर्टिकुलर टू जनरल कोई भी राइटिंग मेथड आर्गुमेंटेटिव मेथड यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिडक्टिव मेथड। डिस्क्राइब डिडक्टिव मेथड इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन। एग्जाम्पल 2, हमें डिडक्टिव मेथड को भी बताने के लिए एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 है, सुपर बाजार आइटम्स आर चीपर देन द सेम आइटम्स एल्सवेयर। आई बोट दिस टी एट द सुपर बाजार देयरफॉर इट मस्ट बी चीपर देन टी ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ अदर शॉप्स। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है राइटर ने कि जो सुपर बाजार के आइटम्स है वो सस्ते होते हैं हर जगह के आइटम से। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दी। फिर उसके बाद आई बोट दिस टी, मैंने एक चाय की पत्ती खरीदी है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर चीज है, एक जनरल टू पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पे हम जा रहे हैं। उसमें क्या था, हम पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे थे लेकिन यहाँ पे हमने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि सुपर बाजार चीप होता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन किया कि मैंने एक चाय की पत्ती खरीदी थी जो कि चीपर होनी चाहिए, जो कि सस्ती होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स की टी से। ओके, तो यहाँ पे इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव डिडक्टिव रीजनिंग, दैट इज वी मूव फ्रॉम द जनरल टू द पर्टिकुलर। We reason from a general idea or set of facts to particular idea or fact। हमने किसी जनरल स्टेटमेंट से हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आ गए तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। ओके,
अब हमें नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड से वेदर द रीजनिंग इज इंडक्टिव और डिडक्टिव, फाइंड आउट द टॉपिक सेंटेंस इन ईच ऑफ दीज पैसेजेस। अब हमें ये पैसेजेस दिए गए हैं जिसमें कि हमें बताना है कि जो रीजनिंग दी गई है यहाँ पे वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, और उसके बाद हमें जो पैसेज दिए गए हैं उनके टॉपिक सेंटेंसेस भी बताने हैं। ओके, मतलब वो किस टॉपिक पे है। तो फर्स्ट हमारे पास पैसेज है द फैसिलिटीज एट दिस क्लब आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द पार्क, द चिल्ड्रन swings are not properly hung and they are not in high enough, with the result that the children skin their knees when they try to swing. The basketball field is too small for the use of teenagers. The card tables and the ping pong tables are not of the standard size. अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा जिसमें कि जो है क्लब की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, फिर पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें खराब है, राइट। तो हमने एक पहले एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि ये जो क्लब है यहाँ पे जो सर्विसेज है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ओके, एक जनरल स्टेटमेंट देने के बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। मतलब हमने ये नहीं बोला कि पूरा पार्क ही खराब है, नहीं, हमने कुछ स्विंग्स के बारे में या कुछ फील्ड के बारे में लिखा है। तो ये जो है ना जनरल टू पर्टिकुलर जा रहा है, तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। दिस इज डिडक्टिव मेथड बिकॉज हेयर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स आर मेंशन्ड। द टॉपिक इज, अब जो टॉपिक है इसका, तो क्लब, यहाँ पे हमें क्लब फैसिलिटीज के बारे में बताया गया, राइट। द टॉपिक इज क्लब फैसिलिटीज आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। पैसेज नंबर 2, अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम बिकॉज ही इज बेसिकली इनसिक्योर बिकॉज ही हेटेड हिज स्टेप मदर एट 9 or because his sister needs a surgical operation. A policeman loots a store because his salary is too low. A city official accepts a bribe because he cannot resist the offer. Members of minority group, racial or otherwise, commit crime because they can't get a job or unacceptable to the people living around them. We find a truckload of excuses to absolve the individual from a responsibility of his actions. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए राइटर ने पहले, ओके, कि कोई भी पर्सन क्राइम क्यों करता है, तो उसके अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई। फिर उसके बाद लास्ट में एक जनरल लाइन लिख दी गई कि जो एक्सक्यूज है, इंडिविजुअल जो एक्शंस लेते हैं उसके बहुत सारे एक्सक्यूज हमारे पास है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ से हम एक जनरल स्टेटमेंट में जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक इंडक्टिव रीजनिंग है। ओके, देयर इज इंडक्टिव मेथड यूज्ड बिकॉज देयर आर जनरल स्टेटमेंट अबाउट द रीजन ऑफ डूइंग क्रिमिनल ऑफेंस एंड इन द लास्ट देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट। ओके, और इसका टॉपिक क्या हो सकता है इस पैसेज का, द टॉपिक इज रीजंस ऑफ बिकमिंग क्रिमिनल। ओके, अब फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एंड से वेदर दिस एग्जांपल्स हैव इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। अब हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि जो रीजनिंग है जो वो है इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नो पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट, ही इज अ पॉलिटिशियन सो ही कैन नॉट बी ऑनेस्ट। तो नो पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट। ओके, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद लिखा ही इज अ पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन है जिसकी वजह से वो ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की गई है, तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। इट इज अ डिडक्टिव एज द स्टेटमेंट गोज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है मोहन, सोहन एंड अनिल सक्सीडेड बिकॉज दे वर्कड हार्ड, वी कैन देयरफॉर से दैट वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। अब मोहन, सोहन और अनिल पर्टिकुलर पर्सन है जिनके बारे में लिखा गया है। मोहन, सोहन और अनिल जो है वो कामयाब हुए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। उसके बाद एक स्टेटमेंट दी गई वी कैन देयरफॉर से, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेहनत करते हैं उनको सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन से ये जो सेंटेंस है ये एक जनरल स्टेटमेंट की तरफ गया, तो ये एक इंडक्टिव रीजनिंग है। इट इज इंडक्टिव मेथड एज द जनरल स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन्ड विद द एग्जाम्पल फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन टू द जनरल स्टेटमेंट। ओके, थर्ड है people who are good are charitable. Ram is a good man so he must be charitable. मतलब पहले एक जनरल स्टेटमेंट दी कि जो लोग चैरिटेबल अच्छे होते हैं वो चैरिटी में पार्ट करते हैं या फिर चैरिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राम इज़ अ गुड मैन, राम जो है एक अच्छा इंसान है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चैरिटी में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पे क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट थी, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर राम को पॉइंट आउट किया गया है, तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। इट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग मेथड एज द स्टेटमेंट कन्वर्ट्स फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट इनटू अ स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलर पर्सन। ओके,
फोर्थ हमारे पास है ईच ऑफ अस फेल्ट सैड व्हेन वी विजिटेड द ग्रेवयार्ड, सैड थॉट्स ट्रबल एवरीवन व्हेन वन विजिट्स अ ग्रेवयार्ड। ओके, तो यहाँ पे लिखा है राइटर ने कि हम सभी को बुरा लगा जब हम ग्रेवयार्ड में गए, या फिर किसी को मतलब किसी की डेथ हो जाती है, जब हम जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर कोई भी जाएगा, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, सभी को बुरा लगेगा या फिर मतलब दुख होगा किसी के जाने का। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फीलिंग, एक पर्सन की फीलिंग से एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है कि हर किसी को ही बुरा लगता है, हमें अलग नहीं लग रहा, सभी को बुरा लगता है। ओके, तो इट इज इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये एक जनरल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, it is inductive reasoning method as the statement is converted into from particular to general statement. Okay, what are fallacies in context of argumentative composition? अब fallacies का मतलब क्या होता है argumentative composition में? अब हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ लिया, अब हमारे पास fallacies नेक्स्ट टॉपिक है। fallacies का मतलब क्या होता है argumentative composition में? A fallacy is a reasoning that is logically invalid or that undermines the logical validity of an argument. fallacy क्या होती है? कोई भी रीजनिंग जो कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को इनकरेक्ट बना देती है, या फिर जो लॉजिकल वैलिडिटी है किसी भी आर्ग्यूमेंट की वो कम हो जाती है उसकी वजह से। देयर आर रीजंस विच अकाउंट फॉर द फ्लॉज इन आर्ग्यूमेंट, मतलब जो फैलेसी होती है वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी आर्ग्यूमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाते या कोई भी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है। व्हेन राइटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन वन शुड बी केयरफुल टू अवॉइड द फैलेसीज व्हाइल राइटिंग आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन। जब हम कोई आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन लिख रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो कंपोजिशन है उसमें फैलेसीज ना हो, मतलब कि गलत चीज़ें ना हो जिसकी वजह से हमारा आर्ग्यूमेंट खराब हो जाए। ओके, तो फैलेसिस किस तरह की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेम द टाइप ऑफ फैलेसिस इन आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन एंड एक्सप्लेन देम। हमें नेम करना है फैलेसिस को और उनको एक्सप्लेन करना है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फैलेसिस और अ फॉल्स स्टेटमेंट इन आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन। फर्स्ट इज hasty generalization, second hasty predictions, third stereotypes, fourth dogmatic statements, fifth appeal to questionable authorities, सिक्स नॉन सेक्यूटर। ओके, तो ये 6 टाइप की जो फैलेसीज है हमारे पास, वन बाय वन हम इसके बारे में रीड करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट है हमारे पास हैस्टी जनरलाइजेशन, मतलब हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में लिया गया, और जनरलाइजेशन जनरलाइज किया गया किसी ग्रुप को। हैस्टी मीन डन विद एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी। The hasty generalization fallacy is sometimes called the overgeneralization fallacy. It is basically making a claim based on evidence that is just too small. Essentially, you can't make a claim and say that something is true if you have only an example or two as evidence. पर जो hasty generalization होती है वो generalization होती है वो जो जल्दबाजी में ले ली गई होती है, या फिर जो generalization हमने बिना अपना वाइड एक्सपेरिमेंट के या बिना वाइड अप्रोच के, वाइड विजन के हमने जो जनरलाइजेशन दी है वो फैलेसी होती है। ओके, एग्जाम्पल्स है, नो वुमेन शुड बी फ्री। अब मान लीजिए आप मान लीजिए आप जब आप 13 या 14 साल के थे, या फिर जब आप टीनेज में स्टार्ट ही होते हैं एंटर करना, तो उस टाइम पे हम अपने घर पे आंटीज़ को देखते हैं, या फिर अपने घर पे जो है ना मतलब मम्मी को देखते हैं, तो हम उनको देख के ये बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत काम करती हैं, राइट। अगर हम मतलब मान लीजिए कोई बॉय है तो उसके लिए वो क्या बोलेगा कि औरतों का तो काम घर में होता है, वो कभी फ्री नहीं हो सकती। लेकिन उसकी जो जनरलाइजेशन है वो हैस्टी है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास जो है मेड्स है, सर्वेंट्स है जो उसके लिए काम करते हो, राइट। तो ये जो जनरलाइजेशन है कि नो वुमेन शुड बी फ्री, ये एक हैस्टी जनरलाइजेशन है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, आई नो अमेरिकन्स दे ऑल आर मटेरियलिस्टिक्स। मतलब किसी ने एक अमेरिकन को देखा और उसके बिहेवियर को सोच के फिर उसने मतलब उसने सिर्फ एक अमेरिकन से बात की है तो उसने ये जनरलाइजेशन कर दी कि ऑल अमेरिकन्स आर मटेरियलिस्टिक। सो ये भी एक हैस्टी जनरलाइजेशन है। थर्ड है, ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअलिस्ट। मतलब कहते हैं कि जो सभी इंडियंस है वो स्पिरिचुअलिस्ट है, मतलब भगवान में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल में विश्वास करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, कि हो सकता है कि हमारे इंडिया में कुछ नास्तिक लोग हो, लेकिन अगर कोई अमेरिकन हमारे इंडिया में आता, उसने सिर्फ 1 या 2 परिवारों को देखा तो उसने बोल दिया कि भाई ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअलिस्टिक। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, इनकरेक्ट है, फैलेसी है, राइट। एवरीबडी शुड लर्न हिंदी। अब मान लीजिए कि आप जो है किसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप मान लीजिए बोल देते हो कि पूरे इंडिया में हिंदी पढ़ाई जाती है, राइट, या फिर पूरे वर्ल्ड में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो ये जो है एक फैलेसी हो जाती है। ओके,
in all these statements the writer has made generalization without sufficient evidence, मतलब sufficient evidence नहीं, फिर भी author ने या writer ने generalization की कर दी है. Perhaps on the basis of few observation or maybe his prejudiced, such generalization are not based on fact but are the result of bias or limited experience. Okay, मतलब जो हो सकता है कि ये जो generalization है bias होके जो है राइटर ने ऑथर ने की है, या फिर जो है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो उतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है, उसने अपनी मतलब जितना उसका माइंड है, जितनी उसकी थिंकिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग, जितना उसने एक्सपीरियंस किया है अभी तक उसके अकॉर्डिंग कोई जनरलाइजेशन कर दिया, तो वो एक हेस्टी जनरलाइजेशन है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हेस्टी प्रिडिक्शंस, मतलब जल्दबाजी में दी गई प्रिडिक्शंस कि ये हो सकता है वो हो सकता है, जल्दबाजी में किसी ने बता दिया. ओके, तो वो एक हेस्टी प्रिडिक्शन है. दीज प्रिडिक्शंस डू नॉट जनरली टर्न आउट टू बी ट्रू दे एज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ फैक्ट्स. मतलब ये जो प्रिडिक्शंस है ये ऐसे ही तुक्के मार के प्रिडिक्शंस कर दी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमने ना कोई फैक्ट, ना कोई डाटा, ना कुछ एनालाइज नहीं किया, बस प्रिडिक्शन कर दी. तो ये जो प्रिडिक्शंस होती है वो हेस्टी प्रिडिक्शंस होती है. एग्जाम्पल्स है कुछ हेस्टी प्रिडिक्शंस के. फर्स्ट, इन अनदर 3 months टाइम एवरीवन इन इंडिया विल बी लिटरेट. ओके, किसी ने प्रोडिक्शन की अगले 3 महीनों में जो है इंडिया लिटरेट हो जाएगी, मतलब सभी पढ़े लिखे हो जाएंगे. अब ये जनरलाइजेशन ट्रू हो सकती है? अगर ट्रू हो सकती है तो क्यों हो सकती है? क्योंकि 3 months में पूरी इंडिया को कवर करना, लिटरेसी को 100% करना तो पॉसिबल नहीं है. तो जिसने भी ये प्रिडिक्शन की है उसने डाटा को नहीं देखा है कि हमारे इंडिया में कितने % लोग इलिटरेट है या किस कैटेगरी के जो पर्सन है वो इलिटरेट है. तो इस तरह से ये जो प्रिडिक्शन है ये हेस्टी प्रिडिक्शन है. सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, द रिसेंट बाई इलेक्शन शोज दैट पीपल आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रेजेंट लीडरशिप एट द सेंटर. अब जो प्रीवियस इलेक्शन गए हैं उसके बाद उन्होंने डाटा एनालाइज नहीं किया, सीधा ये बोल दिया कि जो सेंटर में करंट गवर्नमेंट है वो नहीं आएगी. तो इसके पीछे कुछ डाटा का यूज़ होना चाहिए ना. अगर कुछ डाटा या कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो किए होते तो हम विश्वास भी करते जो राइटर है उसकी प्रिडिक्शन पे, लेकिन हम अभी इस पे विश्वास नहीं कर सकते. ये एक फेलेसी है. ओके, थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, वुमेन विल बी नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बियर चिल्ड्रन, टेस्ट ट्यूब्स विल टेक ओवर द जॉब. मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अब हमें औरतों की ज़रूरत नहीं, औरतों को बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब बेबी को यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इस केस में जो है ये एग्जाम्पल में वहाँ उन्होंने ये एनालाइज नहीं किया कि कितने % पॉवर्टी रेट है या कितने % वुमेन्स है जो टेस्ट ट्यूब बेबी अफोर्ड कर सकती हैं. तो ये भी एक हेस्टी प्रिडिक्शन है. ओके, थर्ड हमारे पास टाइप है फेलेसी का, स्टीरियोटाइप्स. मतलब जो एक मतलब हमारी जो दिमाग में चीज़ें हैं ना उनको हम जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी भी लड़की को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जब भी आप किसी भी लड़की की पिक्चर कोई भी माइंड में अपने में बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो गर्ल है उसके लॉन्ग हेयर्स होने चाहिए, वो उसका फिगर ठीक होना चाहिए, या फिर वो जो है उसकी आवाज़ पतली होनी चाहिए और दिखने में सुंदर होनी चाहिए. तो ये स्टीरियोटाइप्स आते हैं जब हम किसी लड़की के बारे में सोचते हैं. अगर हम किसी लड़के के बारे में सोच रहे हैं, किसी मैन या गाय के बारे में सोच रहे हैं, तो उस केस में हमारे माइंड में ये आता है कि जो भी पर्सन होगा या जो भी लड़का होगा उसके बाल छोटे होंगे या फिर बियर्ड होगी, या फिर वो उसकी टोन जो है वो हार्ड होगी, थोड़ी वॉइस थोड़ी हार्ड होगी, और उसकी जो हाइट है वो गर्ल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, बॉडी थोड़ी मस्कुलर होगी. तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है, जो हमारे माइंड किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच के ही उसकी इमेज बनाता है, ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं. ओके, कई बार क्या होता है अगर हम स्टीरियोटाइप्स का यूज़ करते हैं, कोई भी राइटर स्टीरियोटाइप का यूज़ करता है तो उससे फेलेसी आ जाती है. फेलेसी क्यों आती है? क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि वो जो स्टीरियोटाइप वो ट्रू ना हो. अब मान लीजिए किसी राइटर ने, किसी इंग्लिश राइटर ने इंडियन वुमेन को मतलब का स्टीरियोटाइप अपने माइंड में प्रिडिक्ट किया. तो एज पर द राइटर जो इंडियन वुमेन है वो साड़ी में होनी चाहिए, या फिर वो जो है मैरिड ही होनी चाहिए, इस तरह का स्टीरियोटाइप उसने प्रिपेयर किया. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो वुमेन है रियलिटी में इंडिया में है वो जीन्स या टॉप पहनती हो या वेस्टर्न वियर पहनती हो, राइट. तो इस तरह से जो स्टीरियोटाइप्स है वो कई बार पहले से भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन में. अब इसके एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले पहले हम जान लेते हैं स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन. अ स्टीरियोटाइप इज फिक्स्ड पैटर्न विच इज बिलीव टू रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ अ पर्सन और इवेंट. जो स्टीरियोटाइप है वो एक फिक्स्ड पैटर्न है जो किसी भी पर्सन या किसी भी इंसिडेंट को शो करता है कि वो किस तरह से हुआ होगा. ओके, एग्जाम्पल्स हमारे पास है स्टीरियोटाइप के. वुमेन मेक बैड ड्राइवर्स. जो वुमेन्स होती है वो बैड ड्राइवर्स होती है, वो कभी अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकती. ओके, तो ये भी
स्टीरियोटाइप होता है बहुत से लोगों का कि जो वुमेन्स है उनको ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी ड्राइवर्स हो, राइट। इंडियन वुमेन्स आर सेल्फ इफेसिंग, मतलब जो इंडियन वुमेन्स होती है वो सेल्फ इफेसिंग होती है, मतलब वो उनको अटेंडेंस चाहिए होती है, वो अपने आप को ज़्यादा शो करना चाहती है। ऐसा तो नहीं है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सेल्फ इफेसिंग मैटर ही नहीं करती, ओके। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्नेक्स एंड रोप ट्रिक्स। जो इंडिया है वहाँ पे भारत में बहुत सारे जो सांप या फिर जो रस्सी है उनकी ट्रिक्स जो है पाई जाती है। ऐसा हो सकता है कि ना भी हो इंडिया में। एवरी अमेरिकन इज़ रिच, ये सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप हम इंडियंस के माइंड में रहता है कि जो सभी अमेरिकन सब वो रिच होते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी बेगर्स होते हैं, वहाँ पे भी मिडिल क्लास पर्सन होते हैं। तो ये हमारे माइंड का स्टीरियोटाइप है। जब भी हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं, ओ एवरी वन वुड बी रिच, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। When a stereotype image is projected, the discriminating reader begins to suspect the claims made by the writer and his motives for doing so. मतलब कोई भी जो स्टीरियोटाइप इमेज किसी भी आर्ग्यूमेंट में कंपोज की जाती है, जो जिस रीडर को वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जिस क्लास को जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है राइटर, वो पहचान लेता है कि ये इसने ऐसा क्यों बोला है, और जिसकी वजह से जो उसके जो मोटिव्स है, राइटर के मोटिव्स है, वो भी समझ में आने लग जाते हैं कि वो क्यों ऐसा बोलना चाह रहा है। मान लीजिए जो मतलब किसी अमेरिकन ऑथर ने इंडिया के बारे में लिखा कि इंडिया जो है ना वो, या फिर मान लीजिए किसी मैन राइटर ने लिखा कि वुमेन्स मेक बैड ड्राइवर्स। अब किसी आदमी ने लिखा है, औरत के बारे में लिखा है, जिसमें कि उसने नेगेटिव कमेंट लिखा है औरतों के लिए, राइट। तो जो मतलब वुमेन्स है उसको रीड करेंगी तो वो ये समझ पाएंगे कि वो उन्होंने किसी मैन ने क्यों लिखा है हमारे बारे में। हो भी सकता है कि मैन हमें सप्रेस करना चाहते हो, या फिर उनको जो है पसंद नहीं है कि वुमेन्स ड्राइव करे, ओके। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेटिव पैटर्न है वो इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए ये फेलिकेसी कहलाता है, ओके। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने स्टीरियोटाइप्स के। गर्ल शुड प्ले विद डॉल्स एंड बॉय शुड प्ले विद ट्रक्स। मतलब जो है लड़कियों को गुड़ियों के साथ खेलना चाहिए और लड़कों को जो है ट्रक्स के साथ खेलना चाहिए। बॉय शुड बी डायरेक्टेड टू लाइक ब्लू एंड ग्रीन, गर्ल्स टूवर्ड रेड एंड पिंक। जो लड़के हैं उन्हें ब्लू या ग्रीन कलर पसंद होना चाहिए, या जो लड़कियां हैं उनको रेड और पिंक कलर पसंद होना चाहिए। ये एक स्टीरियोटाइप है, ओके। फोर्थ हमारे पास आता है डोगमेटिक स्टेटमेंट्स। द राइटर, डोगमेटिक स्टेटमेंट्स क्या होती है कि जो राइटर ने बोल दिया वही सच है, इसके अलावा जो है कोई भी स्टेटमेंट उसको मतलब चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि मतलब द राइटर आर्ग्यूज एज इफ हिज कंक्लूजन्स वर अनअल्टरेबल, such an attitude is bound to antagonize any rational reader. The writer should try to reason with his reader. He should not appear as a fanatic, a single-minded zeal. मतलब जो डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स होती है उसमें जो राइटर है वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को करेक्ट मानता है, और जो दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू है या जो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत होते हैं, जिसकी वजह से जो राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज नहीं कर सकता। तो ये एक तरह की सिंगल माइंडेड राइटिंग होती है, ओके। जैसे कि मान लीजिए कोई फेवर में है कि हमें लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर कोई ऐसा राइटर है तो वो यही सोचेगा कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, चाहे हम कितने भी एग्जाम्पल्स दे दें या कितने भी उसको मतलब इंट्रोड्यूस करा दें कि क्या बेनिफिट्स होता है अगर लड़कियां पढ़ लेंगी, तो उसके लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो एक डोगमेटिक स्टेटमेंट होती है, जो डोगमेटिक राइटिंग होती है, ओके। एग्जाम्पल्स इसके हम देख लेते हैं। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब जो एक राजा है वो कभी गलत नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना, कभी गलत भी हो सकता है राजा से, वो भी असल में एक इंसान है। तो द किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, तो ये जो है ना स्टेटमेंट, ये डोगमेटिक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू प्रोसिक्यूट इल ट्रीटमेंट द नेग्रो, मतलब सभी जो है नाइजीरियंस के लिए, ब्लैक पर्सन्स के लिए जो है गलत व्यवहार रखते हैं। ऐसा तो नहीं है, कुछ पर्सन्स जो है अच्छा व्यवहार भी रखते होंगे, जिनके अंदर ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर है, हो सकता है उनके अंदर अच्छी फीलिंग्स भी हो। इंडिया विल गो टू द डॉग्स इफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। जो इंडिया है वो बर्बाद हो जाती पूरी तरह से अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं आती। तो ऐसा तो नहीं है ना, फिर भी किसी तरह चलती इंडिया, ओके। यहाँ पे कोई फैक्ट शो नहीं किया गया, लेकिन जो राइटर ने लिख दिया वही ट्रू है ऐसा शो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। फिफ्थ हमारे पास है अपील टू क्वेश्चनेबल अथॉरिटी, ओके।
अपील टू क्वेश्चनेबल अथॉरिटी। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने टीवी सीरियल्स में ऐड देखे होंगे या अपने मोबाइल फ़ोन में आप ऐड देखते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आजकल चल रहा है कि बायजूस का जो है एडवर्टाइजमेंट वो शाहरुख खान कर रहा है, जिसके खुद के बेटे के लिए ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, राइट। तो इस तरह से जो मतलब शाहरुख खान है ना, तो उसे उतनी पढ़ाई की नॉलेज है ना, तो उसके इतने अच्छे मार्क्स आए कभी, लेकिन वो फिर भी एक स्टडी प्लेटफॉर्म को शो कर रहा है। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चनेबल अथॉरिटी है, एक क्वेश्चनेबल अथॉरिटी का एक एग्जाम्पल है। ओके, अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है ऐसा ही कुछ, जिसके बारे में हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू सुबह लक्ष्मी, सिगरेट स्मोकिंग causes lung cancer. When a writer argues a case on the basis of another person's opinion, he should think of a person's whose authority cannot be questioned. Since the above example, Subbalakshmi has not made any special study of lung cancer. Her statement does not bear to the stamp of authorities. मतलब एक पर्सन है सुब्बलक्ष्मी, उन्होंने बोला कि जो सिगरेट है उससे लंग कैंसर होता है, लेकिन अगर ये डॉक्टर नहीं है, अगर इन्होंने लंग की स्टडी नहीं की है, कैंसर की फील्ड में स्टडी नहीं की है, तो ये कैसे डिफाइन कर सकती है कि जो है कैंसर सिगरेट पीने से होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी आ जाता है। ओके, मतलब जब हम कोई राइटिंग करते हैं तो हमें ऐसे पर्सन का एग्जाम्पल देना चाहिए जो ऑथोराइज्ड है। जैसे मान लीजिए हम कोई सर्वे के बारे में लिखना चाहते हैं, तो सर्वे जो है वो एक मतलब पर्टिकुलर फर्म के थ्रू होना चाहिए, रेपुटेटेड फर्म के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप सर्वे लिख रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, लेकिन वो आया है जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से, या फिर हमारे जो नासा की सैटेलाइट नासा से आया। नासा तो उसमें पोल्यूशन में चेक्स नहीं करता ना, नासा तो पोल्यूशन के बारे में नहीं देखता, लेकिन अगर हम पोल्यूशन के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आनी चाहिए रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी आ जाता है कई बार। नॉन सेक्यूटर, सेक्यूटर का मतलब क्या होता है? द टर्म सेक्यूटर रेफर्स टू स्टेटमेंट विच डज नॉट फॉलो फ्रॉम द फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट विच आर गिवन। मतलब अगर मान लो कोई भी ऐसी टर्म है जो दी गई है लेकिन उसके फैक्ट्स या ओपिनियन को कोई भी स्टेटमेंट नहीं फॉलो कर रही है, तो वो सेक्यूटर हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ लॉन्ग नोज यू विल गेट अ गुड जॉब। मान लीजिए किसी ने बोला कि अगर आपकी लंबी नाक है तो आप जो है जॉब लग जाएगी, तो ये सेक्यूटर है। ओके, मतलब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि अगर एस्ट्रोलॉजी में नहीं, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि भाई अगर आपके मतलब डोमेस्टिकली बहुत कहा जाता है इंडिया में कि अगर लड़की की पैर की उंगली अंगूठे से बड़ी है तो वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी। तो इस चीज़ की, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो सेक्यूटर नहीं है, मतलब रिलेटिव नहीं है, क्योंकि लंबी नाक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो है जॉब के लिए क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, टैलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग नोज। ओके, from experience, we know that all those occupying inviolable positions are not necessarily long-nosed. Therefore, the reader is likely to be statement like this with skepticism. मतलब जो ये राइटर है, राइटर अगर कुछ भी लिख रहा है तो उस पर हमें बिलीव नहीं करना है, हमें खुद की नज़रों से उस चीज़ को देखना है कि क्या वो ट्रू है या क्या वो फॉल्स है। ओके, अब हमारे पास नॉन रेशनल वेज ऑफ राइटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन रेशनल वेज ऑफ राइटिंग? A non-rational way of writing is that which appeals to emotion rather than to reason. By playing upon feelings such as happiness, pity, moral indignation, anger, ambition, fear, self-love, and boredom, the writer intends to change the beliefs and behaviors of his reader. अब नॉन रेशनल वेज क्या होते हैं? रेशनल वेज मतलब जो फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू शो की गई हो, लेकिन नॉन रेशनल वे क्या होता है आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन में, जिसमें कि जो है ऑथर या राइटर जो है वो फीलिंग्स को उभारने की कोशिश करता है, इमोशंस को। जैसे कोई हैप्पीनेस की फीलिंग है या फिर कोई सोरो की फीलिंग है, तो इस तरह की जो फीलिंग्स है वो राइटर उभार के लाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। वी फॉर द ट्रू विक्टम द ब्लैक अमेरिकन, हिज वाउंड्स आर डीप बट along with their scars black people have a secret. Their genius is that they have survived in the adaptations, that they have developed a vigorous lifestyle. It has touched religion, music, and broad canvas of creativity. The psyche, the human mind at all its levels of black man has been distributed. For white America to understand the life of the black man, it must recognize that so much of time has passed and so little has changed. यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में अमेरिका में वाइट अमेरिकन्स एंड ब्लैक अमेरिकन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जो ब्लैक अमेरिकन्स है वो नॉर्मली जो है इल ट्रीट किए जाते हैं, अच्छे से बिहेवियर नहीं किया जाता उनके लिए वाइट पीपल्स के थ्रू, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो चेंजेस है ये बहुत कम है, उनके जो पेन है ब्लैक अमेरिकन्स के वो बहुत ज़्यादा है। तो
इस तरह से राइटर यहाँ पे हमें पेन की फीलिंग या जो ब्लैक अमेरिकन के फीलिंग्स है या उनकी सोरों के बारे में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई फैक्ट्स नहीं दिए कि पर्टिकुलर मिस्टर इसको मिस्टर किसी भी ब्लैक पर्सन का नाम लेके ये नहीं बताया गया कि इनको किस पर्सन ने इल ट्रीट किया है। नो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है, बस एक जनरल स्टेटमेंट लिखी है और उसमें एक इमोशन डालने की कोशिश की गई है। ओके, the above passage is a form of argument for learning the history of black people in the United States. The author feeling pity emotion of sorrow. Okay. अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब सटायर एंड आयरनी इन अ नॉन रिलेशनल वेज ऑफ राइटिंग। ओके, सटायर या आयरनी क्या होता है जब हम नॉन रिलेशनल राइटिंग करते हैं, मतलब सटायर या आयरनी ये नॉन रिलेशनल के टाइप है। नॉन रिलेशनल मतलब यहाँ पे हम फैक्ट्स शो नहीं करेंगे। आयरनी का मतलब ये होता है कि हमें जो चीज़ होनी चाहिए वो ना हो कि दूसरी चीज़ है और उसका हम एक मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, हम उनको डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, सटायर इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू शो द फुलिशनेस और इविल ऑफ सम एस्टेब्लिशमेंट और प्रैक्टिस इन एन अम्यूजिंग वे। मतलब सटायर एक राइटिंग की ऐसी फॉर्म है जो किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी इंटेंशन को शो करती है कि कितना वो फुलिश है या कितना वो गलत है, लेकिन वो फनी वे में। ओके, it aims at invoking moral indignation by revealing the difference how things should be and how they are। यहाँ पे एक moral डिफाइन किया जाता है कि किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए और वो किस तरह से है। ओके, जिससे कि रीडर के मन में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि ओ ये हो रहा है लेकिन होना कुछ और चाहिए। ओके, वन ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड इन सटायर इज आयरनी। जो मतलब सटायर में यूज़ किया जाता है वो आयरनी है। अब मान लीजिए कि हम ये बोलते हैं कि हमारे मतलब ABC बैंक में चोरी हुई है। ओके, तो वो जो मतलब रिपोर्टर है उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो एक आयरनी क्रिएट कर सकता है कि देर इज अ बैंक रॉबरी बट इट्स आयरन बीइंग दैट दे हैव नो वेपन। मतलब ये एक बड़े उपहास की बात है कि बहुत अचंभे की बात है कि उनके पास वेपन्स नहीं है, कोई हथियार नहीं, फिर भी उन्होंने चोरी कर ली। तो एक आयरनी सिचुएशन है। ओके, Irony refers to the use of words which are clearly opposite to one's meaning। मतलब opposite meaning के होते हैं usually with an amusing purpose। amusing purpose या fun किसी भी excitement को show करने के लिए वो use किए जा सकते हैं। when we say a chicken hearted person he is a brave guy। brave really means cowardly। अब मान लीजिए क्लास में जो है मतलब कोई पर्सन ऐसा है जो ब्रेव नहीं है, मतलब उसका बहुत कमज़ोर दिल है, लेकिन फिर भी उसे हम ये कहते हैं हाँ ये बहुत समझदार है, ये बहुत ज़्यादा बहादुर है। लेकिन वहाँ पे बहादुर का मतलब ये नहीं होता वो सच में बहादुर है, नहीं, वहाँ पे बहादुर का मतलब ये है कि वो बहुत डरपोक है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सटायर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए सटायर के। सिंस टीचर वर्क विद चिल्ड्रन ऑल डे दे नीड नो चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन एंड दस द स्पेयर ऑफ द एक्सपेंस ऑफ रेजिंग अ फैमिली। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी टीचर का एग्जाम्पल दिया गया है कि टीचर पूरे दिन बच्चों को ही तो पढ़ाते हैं, तो उनको अपने बच्चों की ज़रूरत ही क्या है, राइट। और उनको मतलब अगर बच्चे नहीं होंगे तो खर्चा भी बच जाएगा बच्चों को पालने का। तो इस तरह से एक आयरनी सिचुएशन, सटायर सिचुएशन क्रिएट की गई है। मतलब जो है अगर टीचर है तो उसके भी खुद के बच्चे होते हैं, उन्हें भी टेक केयर करनी होती है, उसकी भी फैमिली होती है। ओके, सेकेंड है हमारे पास टीचर्स मस्ट स्पेंड देयर इवनिंग रीडिंग बुक्स एंड मेकिंग पेपर्स सो दे कैन नॉट वॉच टीवी दस दे स्पेयर द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ टीवी सेट। मतलब जो टीचर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बनाए, पेपर्स बनाए या बुक्स रीड करे, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करे। तो इन्होंने ये लिखा है कि हाँ टीचर सही कह रहे हो आपकी, टीचर्स को सिर्फ पढ़ना लिखना ही चाहिए, वो ज़रूरी थोड़ी ना वो टीवी देखे, और टीवी नहीं देखेंगे तो उनका तो खर्चा बच रहा है। तो यहाँ पे एक सटायर की सिचुएशन बनाई गई है। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है सिंस टीचर मस्ट स्पेंड देयर वैकेशन प्रिपेयरिंग लेक्चर्स फॉर द फ्यूचर दे डू नॉट नीड टू स्पेंड ऑन हॉलीडे ट्रैवल। इसमें थर्ड एग्जाम्पल में ये बताया गया कि हाँ टीचर्स को सिर्फ पढ़ना लिखना ही चाहिए और जो नेक्स्ट लेक्चर्स में फ्यूचर में देने वाले हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए। हॉलीडे पे जाने से क्या फ़ायदा है, क्यों हॉलीडे पे बेकार का खर्चा करना। ओके, तो ये भी एक सटायर स्टेटमेंट है। As can be seen here, the writer is in fact supporting teacher claims। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल्स में जो राइटर है वो टीचर्स के क्लेम को सपोर्ट कर रहा है। मीन्स टीचर्स की भी फैमिली होती है, टीचर्स को भी इंजॉयमेंट चाहिए, टीचर्स को भी हॉलीडे चाहिए। ओके, तो इन तीनों चीज़ों को वो सपोर्ट कर रहा है बाय क्रिएटिंग अ सटायर सिचुएशन। ओके, तो हमारे पास एक मॉडल पैसेज है जिसको हम पढ़ेंगे और फिर बाकी जो हमने सीखा है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, मॉडल पैसेज है तो इसका टॉपिक है स्टेप इन टाइम। ओके, हम इसको पढ़ते हैं।
Walking is the key to fitness for people of all ages, started at an early age and continues till later years. It is a sort of life insurance that can have significant preventive effects on some major health problems. Says Dr. Manoj Bansal, a senior resident in Delhi's Safdarjung Hospital, people generally have the misconception that vigorous exercise for which they have no time is only way to keep fit. What they don't realize is that is walking, which require less efforts, can be beneficial as in any exercise. Walking can be especially beneficial to cure obesity, from which many of us suffer. Though it happens mostly in the middle age, it can occur at any stage of life. Obesity in childhood and adolescence is likely to be followed by obesity in adult life. More than 90% of the housewives lead sedentary lives and are found to be obese, complains Dr. Hari Ram, a dietitian in a reputed Delhi hospital. We recommend regular walking as a first step towards weight reduction because housewives also find it easier form of exercise. An hour's walk at 3 miles per hour will expend about 300 calories or more for a heavy person. This may seem a small amount, equivalent to about 30 grams of fat, but if the daily walk becomes a habit, it will add up. Other thing being equal to a weight loss of 9 kg in a year. A misconception about walking or exercise in any form and its effect upon the heart is that it is harmful or strenuous. This is a myth. There is no reason or no evidence to support this contention. In fact, walking and mild exercise are prescribed as a part of the recuperative phase in cases of heart and coronary disease, provided if it is done with the predetermined cardiovascular limits. It helps reducing weight, improves work tolerance, and allows more physical activity to be undertaken with relatively less strain on the heart. Seema Bhandari, an MA student, sees no reason why walking should be considered as a less active exercise for the younger generation. She would rather go out for a regular walks than visit the health clubs, which deprive one of the fresh air so very necessary to clear the lungs, and greenery and open sky, which is soothing to the eyes, mind, and soul. Walking seems to have caught the imagination of people who are keen on looking good and feeling good with a trim body. An encouraging sign is the sight of walkers who throng public parks and gardens in the early hours of the morning, regardless of the heat. This just goes to show how fast walking is picking up among us people of all ages who want to be live fit and fit to be live. ओके तो ये हमारे पैसेज है जिसमें कि जो ये आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज है इसमें हमने आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन को कैसे इम्बेड किया है कि यहाँ पे जो है हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी लिखे हैं और जो है पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी लिखे हैं, इंडक्टिव हमने जो है पैसेज मेथड यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और लास्ट में एक आउटलाइनिंग है वो हमने शो की है. तो इस तरह के पैसेज को हम रेफर कर सकते हैं. ओके अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.